हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम हाजिर हैं आपके साथ आज एक क्लास लेकर। काफ़ी पहले भी हमारा क्लास चल रहा था, पर किन्हीं कारणों से हम बंद कर दिए थे। और अभी हमारे बिहार में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं एएनएम की, तो हम चालू कर दिए हैं आज से ही। और आज सबसे पहला जो क्लास हमारा चाइल्ड हेल्थ यानी बाल स्वास्थ्य नर्सिंग का है। और ये जो हम पढ़ाएंगे हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे, जो हमारा आईएनसी और बीएनआरसी ने जो बना रखा है। अब ये जो सिलेबस है हर स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में मान्य है और इसी के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। आप सब जानते हैं कि नर्सिंग एएनएम भी होता है, जीएनएम भी होता है, बीएससी नर्सिंग भी होता है। तो सब कोर्स में सिलेबस का एक क्राइटेरिया है। एएनएम में थोड़ा कम, जीएनएम में और ज़्यादा, बीएससी नर्सिंग में और ज़्यादा सिलेबस है। पीडियाट्रिक का या कहे कि हम चाइल्ड हेल्थ का जो सिलेबस है हर जगह अलग अलग है। यहाँ हम जो मुख्य रूप से एएनएम से संबंधित जो वैकेंसियाँ हैं उनको ही ध्यान में रखकर ये हम पढ़ा रहे हैं। बाकी जैसे कि सीएचओ या जीएनएम में भी ये सब टॉपिक हैं जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, पर मेन फोकस जो है एएनएम पे है। हिंदी में पढ़ाएंगे बिल्कुल। किसी के ये कन्फ्यूज है कि सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, पर ज़्यादातर कंटेंट हम हिंदी में देंगे। अब आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहिए विश्वास के साथ, और अगर आप हमारे साथ विश्वास से जुड़ोगे तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसी के साथ अन्य जो क्लासें हैं वो भी कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे, 1-2 दिन में। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अपने दोस्तों में। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो आज हमारा सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है और कुछ टॉपिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में फिर आज के बाद पूरे क्लास एक सिस्टम से टॉपिक वाइज चलती रहेगी। खाली आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले पता भी तो होना चाहिए कि हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या है तो फिर बाद में जाके दिक्कत आती है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज से हम हमारा जो सिलेबस है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। और देखिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को एक क्या और भी क्या कहते हैं, पीडियाट्रिक्स कहते हैं। अब पीडियाट्रिक्स में क्या क्या हम पढ़ते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब पीडियाट्रिक्स जो शब्द है वो कैसे, कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, तो देख लीजिए। पीडियाट्रिक्स इसका दूसरा एक और नाम जब हम बात करते हैं तो उसका नाम है पीडियाट्रिक्स। क्या है? पीडियाट्रिक्स। इसका मतलब भी क्या होता है? बाल स्वास्थ्य होता है या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बाल स्वास्थ्य, और इसी सब्जेक्ट को चाइल्ड हेल्थ को ही दूसरा नाम क्या देते हैं? पीडियाट्रिक्स भी कहते हैं, बाल स्वास्थ्य भी कहते हैं, ठीक है। अब पीडियाट्रिक्स का मतलब ये शब्द को 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। पीडिया मीन्स क्या होता है? चाइल्ड होता है। और इसी के साथ में ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट से। और इसी में ये जो शब्द है आइस, इसका मतलब होता है साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। यानी ये पीडियाट्रिक्स है, ये भी एक विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित जो हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कह दो या रोगों के ट्रीटमेंट से संबंधित कह दो।
बात एक ही है। तो इस तरह से हमारे चाइल्ड हेल्थ का इंट्रोडक्शन हुआ और आगे हम देखते हैं क्या हमारा सिलेबस है, हमको यहाँ क्या क्या पढ़ना है। पीडियाट्रिक्स के बारे में बता दिए, पीडियाट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले आज हम इसके सिलेबस के ऊपर ही मेन फोकस करेंगे। देखिए इसका कौन कौन से सेशन में इसका सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रथम जो या कहे कि फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मेन टॉपिक है और इसमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद और इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले जैसे कि हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हाँ, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद में ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं वो पढ़ना है। इसके साथ ग्रोथ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हाँ, इसके बारे में पढ़ना है। कैसे कैसे ग्रोथ होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद में इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है बहुत सारे टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं। बीमारियां किस कारण ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ऐसे करके चाइल्ड हेल्थ के बारे में हमको यहाँ स्टडी करना है। फिर इसके अलावा और क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, यानी बच्चों को किस तरह का न्यूट्रिशन जरूरी होता है, बच्चे और इन्फेंट्स को, इन्फेंट और बच्चों को जो है किस तरह का जो है न्यूट्रिशन उनको चाहिए। फिर हमको क्या पढ़ना है, फिर हमको देखिए जैसे हमको देखना है चिल्ड्रन के क्या क्या राइट होते हैं, बच्चों के अधिकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बच्चों के अधिकार के बारे में पढ़ना है। फिर इसके अलावा और क्या पढ़ना है, इसके अलावा केयर ऑफ सिक चाइल्ड, यानी कोई बच्चा बीमार है तो उसका हम किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना है, और देखिए हमको केयर ऑफ स्कूल चाइल्ड के बारे में पढ़ना है, यानी जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनका हम किस तरह से ध्यान रखें उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जो बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनको क्या कहते हैं, केयर ऑफ एडोलसेंट्स के बारे में पढ़ना है ना। ये इस तरह से हमको इनके बारे में पढ़ना है। और इसमें साथ साथ में हम केयर ऑफ एडोलसेंट्स गर्ल्स के बारे में भी थोड़ा सा, चाइल्ड ऑफ एडोलसेंट्स गर्ल्स के बारे में भी थोड़ा स्पेशली इसमें पढ़ना। ये हमारे मेन टॉपिक है। वैसे इनके बीच में बहुत सारा और भी मटेरियल आएगा, कौन कैसे टाइप हैं, क्या हैं, कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो जितना कंटेंट बताए हैं उसमें जैसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जैसे कि किस तरह से ग्रोथ होती है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, ये जैसे कि हमने दूसरा टॉपिक लिखा है न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट इन चिल्ड्रन, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराए हैं और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे कराए, और 6 महीने तक के बच्चे को जैसे कि माँ का ही दूध पिलाना है, 6 महीने के बाद उस बच्चे को जो है
क्या देना है, बाहर का खाना देना है, जिसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। और ब्रेस्ट फीड कैसे कराए, इसके लिए माँ की काउंसलिंग करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बच्चे के कौन कौन से राइट्स होते हैं। जैसे 14 साल तक का बच्चा जो रहता है उसको फैक्ट्री में काम नहीं करना है, और यदि कोई इस 14 साल से नीचे तक के बच्चे को जो है कि कोई फैक्ट्री में काम करवाते हुए पाया जाता है तो उस पर गवर्नमेंट के द्वारा लीगल कार्रवाई होती है। इस तरह से चीज़ें हैं, ये इसमें देखेंगे। केयर ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं, तीसरा नंबर जो हमारा ये केयर ऑफ सिक चाइल्ड, यानी कोई बीमार बच्चा है तो उसका हम किस तरह से इलाज करें। जैसे कि बहुत सारे बच्चों में बीमारी होती है, बहुत सारे जन्म से ही बच्चे के अंदर डिसऑर्डर आ जाते हैं। अब इन डिसऑर्डर्स का जैसे किस तरह इलाज किया जाए, जैसे कोजेनाइटल यानी जन्मजात रोग, जैसे कि कई बच्चों में क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, यानी होठ कटा हुआ, या यहाँ पर जो है तालू उसका कटा हुआ रहता है, तो उसका हम कैसे केयर करें, ऐसे बच्चे को कैसे फीडिंग कराए, है ना। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ स्टडी करें। साथ साथ में केयर ऑफ सिक चाइल्ड, यानी बच्चे बीमार नहीं हो, इसके लिए वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन कब कब करवाना है, कौन से वैक्सीन कौन से वीक में लगवानी है, कितना उसका डोज लगना है, हाँ। और एक वैक्सीन जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि नहीं है, और कितने अंतराल में वैक्सीन दे सकते हैं, इनके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में जैसे छोटे बच्चों में बहुत सारे रेस्पिरेटरी यानी सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो जाती है, जैसे कि निमोनिया वगैरह है, डायरिया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, यानी कि और भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल बीमारी, कम्युनिकेबल बीमारियाँ, ये हम थोड़ा सा जो है दूसरा जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है वहाँ हम पढ़ेंगे। हालांकि पर यहाँ पर भी उसका कुछ कुछ पार्ट्स जो है जन्मजात जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे, कुछ वहाँ पर भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो हम और हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारा ये केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल जाते हुए जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनका हम किस तरह से, जैसे कि बच्चे को किस तरह के एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, और क्या क्या ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम होती हैं, और एजुकेशन किस तरह का एजुकेशन बच्चों के लिए आवश्यक होता है, ये सब चीज़ें यहाँ देखेंगे। और जो हम एडोलसेंस गर्ल्स की बात कर रहे हैं कि एडोलसेंस गर्ल्स जो है उनका क्या अध्ययन करेंगे, या मैचुरेशन साइकिल वगैरह कितने दिन का होता है, कैसे होता है, और इसकी क्या प्रोसेस है, हाइजीनिक कैसे मेंटेन रखे, उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और क्या उस समय क्या एक लड़की को क्या क्या जो है स्पेशल नीड होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आज का हमारा पहला जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इनके बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं और वो अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे, पर आज हम सबसे पहले मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन हो गया और ये इसके टॉपिक हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? बहुत लोगों को पता होगा ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। जैसे एक सिंपल से उदाहरण से समझ लीजिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन होता है 2.5 से 3.5 किलो, ठीक है। अब वो बच्चा महीने भर में, 6 महीने में, 7 महीने में, 12 महीने में उसका वेट दुगना तिगुना ऐसे करके होता जाता है, यानी उसका वजन बढ़ रहा है और उसकी जो हाइट बढ़ रही है, यानी उसका बॉडी का मास बढ़ रहा है, उसका आयतन और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो हो गया क्या, वृद्धि कह दो या उसको ग्रोथ कह दो।
जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास का मतलब जैसे अब बच्चा बोलने सीख रहा है, कौन उसका मम्मी है, कौन उसका पापा है, इस तरह से क्या उसको खाना है, कहाँ जाना है, क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना, ये चीज़ें सीखता है। किस तरह का आचरण है, उसका बौद्धिक विकास कैसा है, ये सब हम विकास के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखिए ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ का हम हिंदी में आपको लिखवा देते हैं। यहाँ पर जितना भी सेल होती है, सेल को क्या कहते हैं, कोशिका। अब कोशिका का जैसे की संख्या में क्या होती है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। ग्रोथ में क्या होता है, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका की संख्या में वृद्धि कैसे होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका का विभाजन होता जाता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो ग्रोथ क्या है, कोशिका की संख्या में वृद्धि या कोशिका की संख्या में वृद्धि। और क्या होता है इसके साथ में, कोशिका का आकार बढ़ता है। कोशिका की संख्या वृद्धि एवं आकार में जो बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी के कारण एवं इसके अंगों के आकार, आयतन एवं द्रव्यमान में क्या हो जाना, द्रव्यमान में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को क्या कहते हैं, परिवर्तनों को ही हम वृद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। देखिए वृद्धि क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया है। चलो लाइट आ गई है, थोड़ा सा इश्यू हो गया था, कोई नहीं, अभी शुरुआत है, आज धीरे धीरे सब समस्या सोल्व हो जाए। ये जो वृद्धि था इसको हटा दीजिए ना डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही कोशिका की संख्या एवं आकार में बढ़ोतरी के कारण एवं उसके अंगों के आकार, आयतन एवं द्रव्यमान में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। देखिए कोशिका की वृद्धि कैंसर में भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ वृद्धि जो है सही है, तो गलत वृद्धि है। इसलिए वृद्धि जब भी कोशिका की हो, संख्या बढ़ोतरी हो कोशिका की, तो सकारात्मक हो। सकारात्मक मतलब जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और कोशिका का विभाजन होके या कोशिका की संख्या बढ़ोतरी होके, तो वो वृद्धि में काउंट नहीं होगा, वो रोग में काउंट होगा, ठीक है ना। तो वृद्धि में क्या होता है, कोशिका की संख्या, आकार में बढ़ोतरी होती है, संख्या में बढ़ोतरी होती है, आकार में बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी कैसी हो, सकारात्मक हो। कैसी हो, सकारात्मक हो। अब इसी प्रकार जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ जो डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, डेफिनेशन लिख ली ना आराम से। अब जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में नहीं तो आकार में, नहीं तो कोशिका के आकार में परिवर्तन होता है, नहीं उसके जो है संख्या में परिवर्तन होता है।
फिर कहोगे कि सर क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए परिवर्तन यहाँ पर जो बच्चा है या बड़ा है जिसमें वृद्धि ग्रोथ एक समय के बाद लगभग रुक जाती है ना। बाकी डेवलपमेंट जीवन पर्यंत होता रहता है। छोटा बच्चा है, कुछ सीखता है, फिर बड़ा होता है और कुछ सीखता है, बूढ़ा होता है तब भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। यानी जो विकास है ना, ये जीवन पर्यंत चलता है। कब व्यक्ति किससे क्या सीखेगा, क्या नहीं सीखेगा, तो ये इस तरह से विकास जो है हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए डेवलपमेंट को हिंदी क्या कहेंगे, विकास, ठीक है, इसको विकास कहेंगे। और ये विकास जो है एक बच्चे का, जब एक बच्चे के जीवन में तंत्र के परिपक्वन का मतलब होता है माइलेशन, ठीक है ना, माइलेशन, परिपक्वन एवं माइलेशन के फलस्वरूप होने वाले मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक यानी इमोशनल, भावनात्मक, सामाजिक यानी सोशल एवं क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन को विकास कहते हैं, परिवर्तन को विकास कहते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके डेफिनेशंस वगैरह के बारे में होना जरूरी है याद। ग्रोथ में उसकी संख्या और आकार में, मास में, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ जब से बच्चे का तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है तब से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ जो माइलेशन के फलस्वरूप उसमें मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को विकास कहते हैं। अब कहोगे सर ये माइलेशन क्या है, देखिए भाई माइलेशन जैसे हमारा ये तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका तंत्र जो होता है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये हमारा एक्सोन हो गया, और एक्सोन के ऊपर ऐसे ऐसे करके ये जो इस तरह से माइलेशन एक परत जैसी, एक सेल जैसी यहाँ पर इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपने देखी होगी कहीं डायग्राम में, तो ये क्या है, माइलिन शीथ है। क्या है, माइलिन शीथ। तो भाई ये अगर किसी में परिपक्व नहीं है या कहे कि अविकसित है या अच्छे से विकसित नहीं है, तो ऐसे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि ये माइलिन शीथ ही संदेशों को ब्रेन तक अच्छे से पहुंचाने का काम करती है और वहाँ से संदेशों को वापस लाने का काम करती है। यानी जितना भी हमारा सेंस ब्रेन तक जाता है और वहाँ से सूचना वापस आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें मुख्य रोल किसका है, माइलिन शीथ का है। तो माइलिन शीथ
हमारे ब्रेन के जितने फंक्शन हैं, या हम कहें कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, यानी याददाश्त से संबंधित जितना भी प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं उसमें मायोलिन शीथ का बड़ा रोल है। अब मायोलिन शीथ के बारे में जब हम देखते हैं तो एक छोटा बच्चा ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको आयोडीन जरूरी होता है, क्योंकि मायोलिन शीथ को बनाने में सबसे ज़्यादा थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है उससे स्त्रावित होता है थायरॉक्सिन। और वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कहीं न कहीं हमारे मायोलिन शीथ को जो है बनाने में सहायता करता है। या अगर किसी में आयोडीन की कमी होती है तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि गलगंट रोग हो जाता है, पर ध्यान दीजिए अगर छोटे बच्चे में अगर आयोडीन नहीं ले रहा है वो, तो उसका उस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन नहीं मिलेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो उसको मायोलिन शीथ कम विकसित होगी, तो बच्चा मंद बुद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चे को भी आयोडीन युक्त नमक खिलाना जरूरी है। उसी से थायराइड ग्लैंड जो है आयोडीन से ही ये हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन कहीं न कहीं बनता है। अगर हम सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे तो वहाँ हम डिटेल से बताएंगे ग्लैंड्स के बारे में वहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसी में देखिए, अब इनमें पहचानेंगे कैसे कि ये ग्रोथ है कि ये डेवलपमेंट है, इसमें हम कैसे पहचाने। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को जब हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, तो देखिए हम कैसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जान सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ ग्रोथ जो है ये शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि है। और ये कैसा हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक कह दो इसको। डेवलपमेंट कैसा, विकास क्या है, इसको विकास, ठीक है। पूरा हिंदी में अच्छे से लिख रहे हैं इसलिए तो हम थोड़ा सा हिंदी में हमको भी समस्या थोड़ी होती है, इसलिए ये कैसा है, मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक यानी मस्तिष्क से संबंधित है ना, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल, भावनात्मक, अभी डेफिनेशन में भी ये सब चीज़ लिखा दिया है वैसे। और इसको क्या कहते हैं, इमोशनल, ठीक है, इसको इमोशनल कहते हैं, इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं। सामाजिक, सामाजिक यानी सोशल, एवं क्रियात्मक यानी कि जो है फंक्शनल परिवर्तन है, परिवर्तन है। यानी डेवलपमेंट क्या है, ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और फंक्शनल परिवर्तन है। यानी हमारा मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और क्रियात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को हम विकास कहते हैं। ये हमारा शारीरिक वृद्धि है, या कहे कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। दूसरा, अगर ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम पॉइंट की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक, मात्रात्मक, और मात्रात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। जैसे किसी का वजन बढ़ा हुआ है, 1 किलो का बच्चा है, 2 किलो का बच्चा है, 5 किलो का बच्चा है, 6 किलो का बच्चा है, तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी यानी संख्या या मात्रा, ठीक है, मात्रा या संख्या दोनों बात एक ही है। तो ये कैसा ग्रोथ कैसा डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है। और ये कैसा है, गुणात्मक, ये कैसा डाटा है, गुणात्मक डाटा। गुणात्मक को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है, क्वालिटेटिव परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, क्वालिटेटिव परिवर्तन है। तो अब समझ में आ गया होगा, ग्रोथ क्वांटिटेटिव परिवर्तन है, जबकि विकास जो है क्वालिटेटिव परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। आप ध्यान दीजिए। और आगे जब हम बात करते हैं तो आप सबको मालूम है, हम ग्रोथ को खुद से पहचान सकते हैं कि ये बच्चा कितने दिन का हो सकता है, यानी अनुमान इसका लगा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं आसानी से पता लगा सकते हैं ग्रोथ का, आसानी से पता लगा सकते हैं ग्रोथ का, कि ये कितना हाइट का है, 5 फीट का है, 2 फीट का है, मोटा है, पतला है, तो हम आसानी से पता लग जाता है। पर किसमें कोई कितना इंटेलिजेंट है उसका हम डायरेक्टली मालूम नहीं लगा सकते। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं, आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या होगा, हम जो है और क्या क्या हो सकता है। जैसे 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, और क्या क्या देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि में संख्या में परिवर्तन होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें ऐसा डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, यहाँ आंतरिक जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, और डेवलपमेंट में क्या होता है, तंत्रिका और में माइलिनेशन होता है। तो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या होगा, कोशिका का विभाजन एवं पदार्थ की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि, ठीक है। कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन से एक सीधे से अर्धसूत्री विभाजन से हो, समसूत्री विभाजन हो, इनमें क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है, विभाजन हो के कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है ग्रोथ के अंदर। डेवलपमेंट में क्या होता है, अभी बताया था, जो हमारी तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के परिपक्वन को क्या बोलेंगे यहां, मैच्यूरेशन, ठीक है। एवं तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, मैच्यूरेशन होता है। दूसरा क्या होता है, एवं तंत्रिका तंतुओं का
माइलिनेशन होता है। क्या होता है? माइलेशन होता है। तंत्रिका तंतुओं का माइलिनेशन होता है। अब और क्या है, देखिए भाई, हम खुद पता लगा सकते हैं किसी में ग्रोथ हो रही है तो, यानी दूसरे को देख के बता देंगे कि ये कितने दिन का बच्चा है, कितना इसमें वजन, एक आइडिया बता सकते हैं, 2 किलो का होगा, 2.5 किलो का, 3 किलो का, इस तरह से। तो ये कैसा डाटा, ग्रोथ कैसे डाटा है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी देख कर पता लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, हम खुद से देखकर पता लगा सकते हैं कितने दिन का होगा ये, है ना। जबकि ऑब्जेक्टिव, ये जो विकास है ये दोनों तरह से है, और ये दोनों तरह का डाटा है, ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। यानी इसमें या तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, यार बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि वो जो व्यक्ति है बता देगा कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, क्या क्या हम किए हैं। जो ऑब्जेक्टिव, जैसे हम किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं, यार ये आदमी ऐसा है, इतना हाइट का है, इतना वेट का है, तो ये हो गया दूसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, चाहे वो मरीज हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो जो हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव डाटा हो गए हम दूसरे। जबकि मरीज या कोई दूसरे व्यक्ति खुद के बारे में बता रहा है तो वो हो गया सब्जेक्टिव, और हम भी उसके साथ जुड़ गए, यानी हम दो चीज हमने बताई उसके बारे में, दो उसने खुद ने बताई। अब खुद की खासियत दो उसने खुद मरीज ने बता दी, दो हमने बता दी, 4 बातें हो गई। तो ये दोनों डाटा हो गए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। जबकि हम ही दूसरे के बारे में बता रहे हैं, मरीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव, दोनों तरह के इसमें डाटा होते हैं, इसमें ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। इतना बात हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि कितने दिन का व्यक्ति को ग्रोथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, कितने दिन पे उसको क्या नाम दिया जाता है। जैसे सबसे पहले जब कंजेप्शन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट जो सेल बनती है जिसको हम जर्म सेल उसको कहा जाता है, तो कितने दिन तक जर्म सेल या ओम यानी अंडा वो जो है बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद एम्ब्रियो, कितने दिन का जो कंजेप्शन होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। उसके बाद एडोलसेंस क्या होता है, टोडलर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे यदि वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं, अगर हम सिलेबस के अनुसार, जो हमारा क्लास का जो सिलेबस है उसके अनुसार बात करते हैं तो, पर वो यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अनुसार देखते हैं तो यहाँ इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम क्रैक करने का एक ही मंत्र है कि कोई भी जो है हमको उन टॉपिकों पे या उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है कि जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वहाँ से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है उन टॉपिकों को या उन पॉइंटों को पढ़ने की। तो इस पर फोकस करना है कि हमको क्या स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं वो हमको करनी है। जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं तो उसको बेकार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास के चरण। वृद्धि एवं विकास के चरण, और इंग्लिश में इसी को कहेंगे स्टेज
या इसको पीरियड्स भी बोल सकते हैं ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पीरियड जो हमारा होता है या पहली जो स्टेज होती है जब बच्चा पेट के अंदर होता है माँ के, जो शुरुआत जहाँ से होती है, जिसको हम कह सकते हैं या तो पेरेंटल स्टेज, वहीं से हम बात कर लेते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है उसको बोलते हैं पेरेंटल स्टेज। अब ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो भाई ये स्टेज चलती है कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ का मतलब है कोई फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी उस दिन से लेकर जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता उससे पहले की जितने भी स्टेज हैं उनको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? प्री नेटल पीरियड, या हम कह सकते हैं दूसरे प्रसव पूर्व अवस्था, यानी जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं होता उससे पहले का समय वो कौन से समय में आता है? प्री नेटल पीरियड में आता है, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था, कंसेप्शन टू बर्थ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से, फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बच्चे का जन्म होगा वहाँ तक का समय प्रीनेटल पीरियड होता है। अब सबसे पहले जैसे ही गुणसूत्र आधे पुरुष के यानी मेल के होते हैं, आधे फीमेल के यानी माँ के होते हैं, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। अब उस समय को दूसरा नाम इसका जर्मिनेशन भी इसको बोलते हैं, जर्मिनेशन या जर्म सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको ओवम पीरियड भी इसको बोला जाता है। अब ये कब से कब तक होता है? जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कंसेप्शन से लेकर 14 डे तक का, 14 डेज का, 14 डेज का, या कहे 2 वीक तक का समय, उसको क्या कहेंगे? 2 वीक तक के समय को ही क्या कहेंगे? जर्मिनेशन या ओवम या कंसेप्शन टू यानी 14 डे से 2 वीक तक का ये समय रहता है, जर्मिनेशन या ओवम पीरियड। और ये कब से कब तक होता है? कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन हुआ है उस दिन से लेकर 2 वीक तक का समय। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जर्मिनेशन या ओवम पीरियड क्या होता है या कितने दिन का होता है? तो 2 वीक का होता है, और दिन में पूछे तो 14 दिन और वीक में पूछे तो 2 वीक। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, ये होता है भाई 2 वीक के बाद से लेकर 8 वीक तक का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक का होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है 2 वीक से लेकर 8 वीक तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड। दूसरा फिर बात करते हैं हम तीसरा, जो फीटल पीरियड है उसकी, फीटल पीरियड। तो भाई 8 वीक के बाद का जो समय है और जन्म तक, यानी 8 वीक से लेकर बर्थ तक, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद से लेकर जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं होता है उस तक के समय को हम एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 से 8 वीक का, और फीटल पीरियड 8 वीक से लेकर
जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो तब तक का समय फीटल पीरियड कहलाता है। तो ये सब तीनों जर्मिनेशन यानी ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ वहां से लेकर 14 दिन तक, वीक में पूछे तो 2 वीक, एम्ब्रियोनिक 2 वीक से यानी 2 वीक के बाद का जो समय वो इसमें काउंट होगा। अगर 2 वीक के जस्ट बाद में ये स्टार्ट हो जाए एम्ब्रियोनिक, तो 2 वीक से के बाद से लेकर 8 वीक तक का समय एम्ब्रियोनिक पीरियड होगा। फिर 8 वीक के बाद और जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हो तब तक का समय फीटल पीरियड कहलाता है। ये हमारी बात हुई प्रीनेटल पीरियड के बारे में। पोस्टनेटल, अब जो जन्म के बाद का जो समय होता है वो पोस्टनेटल में आता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पोस्टनेटल यानी जन्म के बाद जो समय है, फर्स्ट जो 28 दिन है, जैसे आज जन्म हुआ और आज से लेकर 28 दिन का जो समय है वो क्या कहलाएगा भाई, वो न्यूनेट्स पीरियड कहलाएगा या शिशु अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शिशु अवस्था। कितने दिन? 28 दिन। कब से? जन्म से लेकर 28 दिन तक का समय क्या कहलाएगा? शिशु अवस्था कहलाएगी, या उसको हम दूसरे शब्दों में न्यूनेट पीरियड भी उसको कह सकते हैं। अब न्यूनेट्स पीरियड भी 2 प्रकार का होता है, अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट। पोस्टनेटल पीरियड या इन्फेंसी पीरियड भी कई बार इसको बोल देते हैं, इन्फेंसी या इन्फेंट पीरियड। तो इसमें देखिए इन्फेंसी, ठीक है, पीरियड ठीक है, कब से? इन्फेंट जब तक होगा यानी 1 साल तक का बच्चा, या हम 12 मंथ कह सकते हैं, बर्थ टू 12 मंथ, 12 मंथ तक या 1 साल तक। अब इसमें 1 साल तक में सबसे पहले जो समय रहेगा, जैसे बर्थ हुआ, न्यूनेट्स, उसको कहेंगे न्यूनेटल, या इसको हिंदी में कहेंगे शिशु अवस्था। क्या कहेंगे? शिशु अवस्था। और कितने दिन की होती है? ये होगी भाई बर्थ से लेकर 28 डेज, 28 डे तक। अब बर्थ से लेकर 28 डे तक। अब पूछ लें बर्थ से 28, और जैसे बर्थ से और 7 डे तक वो समय जो रहेगा अर्ली न्यूनेट बोलेंगे उसको, अर्ली न्यूनेटल, अर्ली न्यूनेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि जन्म में भी न्यूनेट, शिशु अवस्था में भी एक अर्ली न्यूनेट होता है, एक जो है लेट न्यूनेट होता है। तो लेट न्यूनेट, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया कितने वीक तक के शिशु को अर्ली न्यूनेट बोलते हैं, तो अब आपको मालूम नहीं है तो फंस जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, कितने वीक पूछे तो 1 वीक, और दिन पूछे तो 7 डे, ठीक है। वीक पूछे तो 1 वीक और डे पूछे तो 7 डे, वो बच्चा क्या कहलाएगा? अर्ली न्यूनेट कहलाएगा। लेट न्यूनेट यानी 8वें दिन से, या कहे 2nd वीक से लेकर 28 वीक तक का समय जो होता है, 28 दिन तक का जो समय होता है उसको लेट न्यूनेट बोलते हैं। न्यूनेट अगर वीक में पूछे तो 4 वीक, ठीक है, और दिन में पूछे तो 28 डे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान देख के इनको पढ़ना है। अब अगला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड, या इसको प्री स्कूल पीरियड भी बोलते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है? प्री स्कूल, है ना,
स्कूल जाने से पहले का समय, प्री स्कूल चाइल्ड भी इसको बोलते हैं ये, और दूसरा नाम अर्ली चाइल्डहुड है ना, और दूसरा नाम अभी आपको बता ही दिया। इसमें भी दो समय होते हैं, एक तो होता है टोडलर। तो ध्यान दीजिए, टोडलर कौन बच्चा होगा, कितने दिन तक के बच्चे को टोडलर कहेंगे, यानी 1 साल के बाद से लेकर 3 साल तक के बच्चे को टोडलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोडलर बोलेंगे। 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को टोडलर। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोडलर बच्चा जो होता है कितने साल तक का होता है, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक। ऑप्शन में 1 से 3 दे सकता है, 2 से 3 दे सकता है, ऐसे ऑप्शन बना के। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा, 1 से लेकर 3 ईयर तक का बच्चा टोडलर कहलाता है। अब इसी प्रकार से एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया प्री स्कूल। ये अर्ली चाइल्डहुड में आता है प्री स्कूल चाइल्ड, है ना। तो कब से, 3 साल से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा रहेगा उसको प्री स्कूल चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। अब मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो होता है 6 से लेकर 10 या कहीं कहीं आपको 12 ईयर तक का जो समय होता है, यानी 6 साल से लेकर 10 से 12 साल तक का जो समय होता है उसको मिडिल चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। कई बुक में कहीं 10 मिलेगा, कहीं आपको 12 मिल सकता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये स्कूल एज पीरियड होता है, ये कैसा होता है, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड जो है इसका अदर नाम क्या हो जाएगा, स्कूल एज, ठीक है। यानी 6 से 12 साल का वो समय रहता है जहाँ बच्चा स्कूल में जाता है, इसलिए इसको स्कूल एज बोलते हैं। यानी इस समय उसका स्कूल में दाखिला हो चुका होता है, ठीक है। यानी 6 साल से पहले तो खैर आजकल एडमिशन कराने लग गए स्कूल में, नर्सरी क्लास वगैरह में, पर बाकी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तो यही है, नई शिक्षा पॉलिसी में भी यही है कि 6 साल या 5-6 साल के बाद ही स्कूल में उसका एडमिशन कराया जाए, है ना। तो इसलिए इसका एज जो है स्कूल एज उसको कहा जाता है, 6 से 10 साल तक का जो समय होता है उसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जब हम बात करेंगे तो अगला आता है एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस। अब एडोलसेंस गर्ल्स के बारे में और बॉयज़ के बारे में थोड़ा समय का जो थोड़ा सा जो है उसमें परिवर्तन है। एडोलसेंस गर्ल्स और व्यक्ति में, जिसको हम किशोर अवस्था भी इसको जो है कहते हैं, ठीक है। टीन ईयर्स जिसको बोला जाता है। अब जब हम बात करते हैं 5वां पॉइंट हम लिखते हैं इसको, एडोलसेंस पीरियड। तो अभी हमने पहले बताया है कि ये कई जगह 10 या 12 साल से ये स्टार्ट होता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा है। और चलता कहाँ तक है, 19 से 20 साल, ठीक है। 19 से 20 साल तक का जो समय होता है, 10-12 साल से लेकर 19 से 20 साल तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस या किशोर अवस्था जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये गर्ल्स में, इन गर्ल्स के बात करते हैं। इसको देखिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। एक तो है प्री प्यूबर्टी,
प्यूबिसेंट्स भी इसको लिखते हैं। प्री प्यूबर्टी यानी जो जनन लैंगिक लक्षण जो है दिखाई कईयों में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए इसको जो है प्री प्यूबरसेंट पीरियड इसको बोला जाता है। और इसका एक अदर नाम भी होता है लेट चाइल्डहुड। वो तो अर्ली चाइल्डहुड था, ये लेट चाइल्डहुड पीरियड है ना। अब इसमें प्री प्यूबरसेंट गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी कई बार बहुत जल्दी आ जाती है, यानी 10 से 12 साल में ही आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको प्री प्यूबरसेंट बोला जाता है। वैसे 12 साल के बाद में आनी चाहिए नॉर्मल अगर देखा जाए तो, पर 10 से 12 साल में आ जाती है, तो इस समय को प्री प्यूबरसेंट बोलते हैं, ठीक है। और बॉयज़ में 12 से 14 साल, वैसे बॉयज़ में 14 में आना चाहिए तो 12 में आ जाता है, उसको प्री प्यूबरसेंट बोलते हैं, ठीक है, इन बॉयज, ठीक है। अब इसी प्रकार मिडिल एडोलसेंट की बात करते हैं, मध्य अवस्था की बात करते हैं, तो इन गर्ल्स में 12 to 14 ईयर, और बॉयज़ की बात करते हैं तो 14 से 16 ईयर, ठीक है। और पोस्ट प्यूबरसेंट की बात करते हैं, पोस्ट प्यूबर्टी पीरियड भी इसको बोलते हैं। पोस्ट प्यूबर्टी पीरियड जो होता है, या लेट एडोलसेंट भी इसको बोला जाता है। भाई एग्जाम में आ जाए कि लेट एडोलसेंट का समय क्या है ना, लेट एडोलसेंस, तो लेट एडोलसेंस का जो समय है वो भाई रहता है गर्ल्स के अंदर तो रहता है 14 से, यहाँ लिख देते हैं इन गर्ल्स में कब से कब तक होता है, 14 to 19 ईयर। और जो बॉयज़ हैं इनमें होता है 16 से लेकर 20 ईयर। ये जो समय है हम गर्ल्स के अंदर 14 से 19 और बॉयज़ के अंदर जो है 16 से 20, ये जो समय है ये क्या आता है, किस में आता है, ये समय जो है पोस्ट प्यूबसेंट में जो है ये समय आता है। गर्ल्स में 14 से 19 और बॉयज़ में 16 से 20 ईयर का जो समय होता है पोस्ट प्यूबरसेंट के अंदर आता है। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है पीडियाट्रिक का, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपका भी एक काम है, हम आपको रोज क्लास देंगे, आपका यही काम है अपने यार दोस्तों में क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों से करवाइए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपको नया नया क्लास देते रहे। अभी हमारा सेटअप चालू ही किया है तो थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत सारा परिवर्तन आता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।